नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिजिक्स बाय एस.एल. बेनीवाल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं शंकरलाल बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, एसबीडी गवर्नमेंट कॉलेज सरदार शहर। हम पढ़ रहे हैं बीएससी तृतीय वर्ष की क्वांटम फिजिक्स की प्रथम यूनिट। जो प्रथम वीडियो था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे। तो जो बेसिक फिनोमेना से ब्लैक बॉडी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी में मैंने आपको ब्लैक बॉडी क्या है भी एक ऐसी वस्तु है या ऐसा पिंड है जो हाई टेम्परेचर पे सभी प्रकार की वेवलेंथ का क्या करती है, त्याग करती है। सभी आवृत्ति के विकिरणों का क्या करती है, त्याग करती है। कृष्णिका विकिरण क्या कहा जाता है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी को जब गर्म किया जाता है तो जो वेवलेंथ के जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं उसे कृष्णिका विकिरण कहते हैं। इसकी क्या विशेषताएं हैं? अवशोषण गुणांक 1 होता है, इसका स्पेक्ट्रमी वक्र होता है, वो सतत होता है। एक जो क्षण है उसको आप आइडियल क्या मान सकते हैं, ब्लैक बॉडी मान सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको जो ब्लैक बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था, लुमर व प्रिग्सहाइम ने जो खींचा था, उस वक्र के बारे में मैंने आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दी। और उसके साथ ही उस जो स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने आपको बताया यहाँ तक। अब देखिए, इसकी व्याख्या की बात आती है। ध्यान में रहे कि स्पेक्ट्रमी एनर्जी जो कर्व है, उस कर्व की जो थ्योरेटिकल जो व्याख्या है वो किन वैज्ञानिकों ने की है। दो थ्योरी पे बेस्ड है, क्लासिकल और क्वांटम थ्योरी। क्लासिकल जो थ्योरी है वो विन व रेले व जेन्स हैं, तथा क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लांक की दी गई है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके पर्सन बनेंगे वो यहाँ पे आपके दो जो हैं वो विशेष रूप से ध्यान करने हैं, रेले व जेन्स का नियम और प्लांक का नियम। और प्लांक का नियम तो बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, और ये नियम मान के चलें कि आप हर बार एग्जाम में आता है, किसी न किसी रूप में इसमें न्यूमेरिकल आ जाए, या इस नियम से रिलेजेंस नियम की उत्पत्ति आ जाए, विन के विस्थापन नियम की उत्पत्ति आ जाए, स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम की उत्पत्ति आ जाए, टोटल जो आपके एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना होता है उस पर कोई प्रश्न आ जाए, या न्यूमेरिकल आ जाए, या प्लांक दोलकों की मीन एनर्जी आ जाए। यानी काफ़ी सारे प्रश्न प्लांक पे बनते हैं, क्वांटम थ्योरी पे बनते हैं। विन पे कोई अभी तक कोई प्रश्न ऐसा नहीं बनता है कि विन पे आए। हालांकि थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है कि विन का आप रूल क्या है क्लासिकल व्याख्या में। ये दोनों ही नियम ध्यान रहे थर्मोडाइनमिक्स पे बेस्ड है। विन का नियम व रिलेवेजेंस का एक लघु तरंग दैर्ध्य के लिए, यानी जो शॉर्ट वेवलेंथ है उसके लिए, और एक हाई वेवलेंथ है उनके लिए आपके क्या रहेंगे, सत्य रहेंगे। देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले विन का विकिरण नियम क्या है। नॉर्मली समझाने के लिए इसने विन ने किसका सहारा लिया? थर्मोडाइनमिक्स का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? थर्मोडाइनमिक्स का सहारा लिया। बताया कि लैम्डा और डी लैम्डा के बीच जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसका मान डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है, कोई डेरिवेशन मैंने नहीं किया है। ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू, यानी लैम्डा की पावर फिफ्थ के एंटी प्रोपोर्शनल, और लैम्डा एंटी फंक्शन के क्या होता है, समानुपाती होता है। अगर आप इसकी तुलना मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से करें तो ये जो फंक्शन ऑफ लैम्डा टी है वो एक्सपोनेंशियल रूप में माइनस ई बाई लैम्डा टी आएगा आपका। यानी मैक्सवेल के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व है, आप थर्मोडाइनमिक्स में अणुओं का जो वितरण नियम है मैक्सवेल का, वो जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो वितरण होता है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे जो फंक्शन है लैम्डा एन टी का, वो मैक्सवेल के जो ऊर्जा वितरण वक्र है उस वितरण की कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र से तुलना करके हम क्या लेते हैं, फंक्शन ऑफ लैम्डा टी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए बाई लैम्डा टी लिया मैंने। ये मान अगर पुट कर दें तो डायरेक्टली ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि एक्सपोनेंशियल रूप में लैम्डा एंड टी का फंक्शन है, एंड लैम्डा की पावर 5 के एंटी प्रोपोर्शनल आपके है। ये विन का वितरण नियम है आपका। अब देखिए, ये जो नियम है ये केवल शॉर्ट वेवलेंथ के लिए, बस इतना ध्यान रखना है किसके लिए लागू होता है, ये शॉर्ट वेवलेंथ के लिए तो सत्य है। अगर आप इसको करेंगे, इसी कर्व को करेंगे, तो यहाँ पे ई लैम्डा एंड ये लैम्डा आपके, तो यहाँ पे शॉर्ट वेवलेंथ के लिए तो सही है, और जो लॉन्ग वेवलेंथ है उसके लिए ये
सही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। हाँ, तीव्रता यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो दोलकों की संख्या के समानुपाती मानी गई है, परंतु सच में ऐसा नहीं है। और जो फ्रिक्वेंसी है वो गतिज ऊर्जा के प्रोपोर्शनल मानी गई है दोलकों की, जो भी सही नहीं है। विन के नियम ये एस पल है आपके, क्योंकि हाई वेवलेंथ है। नॉर्मली आपसे पूछे कि विन का नियम एस पल क्यों हो गया, तो आपको बताना है कि भी ये हाई वेवलेंथ के लिए लागू नहीं होता। अब देखिए अगला जो नियम है ये इम्पोर्टेंट नियम है आपका, रेले जीन्स का नियम। रेले जीन्स का नियम किस पे बेस्ड है? सबसे पहले तो ये चीज़ आपको दिमाग में ज़रूर होनी चाहिए। ये एक मुख्य जो बातें हैं, रेले जीन्स ने बताया कि अप्रगामी तरंगों की अवधारणा मानकर और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी। देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे। नंबर एक अप्रगामी तरंग और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। तो इस नियम के जो दो कथन हैं, मेनली जो नियम है वो क्या कहता है, जो आपके ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी की जो वाल है, उस वाल में स्थित जो एटम्स हैं, उन एटम्स में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। और वाइब्रेशन से कौन सी प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं? अप्रगामी तरंगें उत्पन्न होती हैं। अप्रगामी तरंगें किस प्रकार से, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूँ। ये मान लें आपके पास कोटर है, तो यहाँ से परमाणु ने कंपन किया, यहाँ से तरंग आ रही है, यहाँ से भी वापस टकरा के ये तरंग आएगी सेम। तो ये अप्रगामी तरंग का निर्माण इस प्रकार से इसमें होता है। अगला देखिए, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अनुसार जो दोलन कर रहे हैं, जो दोलक, उनकी जो औसत ऊर्जा है वो केटी होती है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 2 है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 2 है तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रत्येक दोलक की संगत, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, तो इसके काइनेटिक एनर्जी हाफ के टी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, हाफ के टी भी होगी। तो टोटल जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, के टी होगी। टोटल एनर्जी क्या होगी, के टी होगी। तो जो दोलक हैं उन दोलकों की संगत मीन जो एनर्जी है वो कितनी होती है, के लैम्डा होती है प्रत्येक दोलक की, के टी होती है। कितनी होती है, के टी होती है। अगर आपको दोलकों की संख्या का पता चल जाए, मान लेते हैं दोलकों की संख्या एन लैम्डा डी लैम्डा हो, लैम्डा से किस प्रास में, लैम्डा प्लस डी लैम्डा रेंज में अगर दोलकों की संख्या आपके एन लैम्डा डी लैम्डा हो, तो एक दोलक की संगत एनर्जी के टी है और दोलकों की संख्या इतनी है, तो जो एनर्जी होगी टोटल लैम्डा एंड डी लैम्डा प्रास में, वो एनर्जी आपकी निकल के आ जाएगी। तो ये मेनली आपको क्या करना है, यहाँ पे दोलकों की संख्या ज्ञात करनी है और सेकंड आपका सहारा लेना है। और दोलकों की संख्या किससे ज्ञात करनी है, आप क्या चीज़ मानेंगे कि जो वेव्स हैं वो किस प्रकार की वेव्स हैं, अप्रगामी तरंग हैं आपके। ओके, तो यहाँ पे यू लैम्डा डी लैम्डा जो आपकी ऊर्जा घनत्व है, स्पेक्ट्र में ऊर्जा घनत्व, यू लैम्डा डी लैम्डा को आप स्पेक्ट्र में ऊर्जा घनत्व, तो यू लैम्डा डी लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी के टी, यानी एक दोलक की एनर्जी और नंबर ऑफ दोलक लैम्डा एंड डी लैम्डा प्रास में कितने हैं उन पे ये डिपेंड करेगी। अब देखिए करते हैं। अब सबसे पहले जो कंपन विद्याओं की समझ, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन डिटरमिन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो अवधारणा ली गई वो अप्रगामी तरंग की अवधारणा। अप्रगामी तरंग का जो समीकरण होता है y इक्वल टू ई साइन के डॉट आर, के आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट यानी संचरण नियतांक कोस ओमेगा टी, और के की जो वैल्यू है आप जानते हैं वेक्टर है के, तो के एक्स के वाई एंड के जेड आई एंड जे एंड के डायरेक्शन में आपके कंपोनेंट है, और संचरण नियतांक किसके बराबर है, 2 पाई अपॉन लैम्डा के बराबर होता है। ये आपका संचरण नियतांक है। ओके, अब देखिए अगर आप कोटर देखें तो जहाँ पे अप्रगामी तरंगें अगर उत्पन्न हो रही हैं तो उनके जो सिरे हैं, यहाँ पे जो डायग्राम है थोड़ा देखिए, ये सिरे हैं, इन सिरों की अगर बात करें, कोटर के ये सिरे हैं, तो यहाँ पे जो किनारा है उस किनारों पे क्या बनेंगे, निष्पंद बनेंगे, नोड बनेंगे आपके। अगर निष्पंद बन रहे हैं तो निष्पंद में देखिए प्रथम निष्पंद अगर बन रहा है तो के इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो यहाँ पर जो लैम्डा का मान है लैम्डा बाई 2 है वो किसके बराबर है, कोटर का जो आकार है उसके बराबर आएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट की मैंने, अगर एक ही निष्पंद बन रहा है, किनारों पे 2 निष्पंद बन रहे हैं, टोटल निष्पंद 2 हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ नोड्स 2 हैं, तो आपके पास ये जो है के इक्वल टू पाई बाई ए। अगर 3 बन रहे हैं तो 2 पाई बाई ए, एंड 4 बन रहे हैं नोड्स आपके तो 3 पाई बाई ए, और अगर 5 बन रहे हैं तो 4 पाई बाई ए बन रहे हैं। इसी प्रकार अगर आपके n बन रहे हैं
तो बेसिकली आपका फॉर्मूला क्या आएगा, एन पाई बाई ए, क्या आएगा, एन पाई बाई ए आएगा। एक्स वाई एंड जेड तीनों डायरेक्शन में, यहाँ पे मैंने वन डायमेंशन की बात की, अगर तीनों डायमेंशन की बात करें तो एन की वैल्यू भी 3 हो जाएंगी, एन एक्स एन वाई एंड एन जेड। इसी प्रकार के एक्स के वाई एंड के जेड की वैल्यू आई। और अगर वेक्टर रूप में अगर उसकी बात करें तो के का मान होता है वो 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है। अगर वैल्यू की बात करें तो 2 पाई अपॉन लैम्डा का स्क्वायर, के एक्स की वैल्यू रखेंगे, के वाई की रखेंगे, के जेड की रखेंगे। ए आपके क्वार्टर का आकार है। यहाँ पर आपने एन एक्स एन वाई एंड एन जेड जो कि नंबर हैं, जो कि क्या है, नंबर हैं। अगर उस नंबर्स की अगर आप बात करें तो ये जो नंबर्स हैं ये बेसिकली एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी एन एक्स एन वाई एंड एन जेड आपके नंबर हैं। तो कोई भी नंबर लेंगे आप, जैसे कोऑर्डिनेट रूप में लेते हैं, 1 2 3 लिया तो ये कोई एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप अक्षज बना लें एन एक्स एन वाई एन जेड, एन एक्स एन वाई एन जेड, तो अगर इस त्रिज्या का अगर आप 2 पाई अपॉन लैम्डा त्रिज्या का कोई एक आप स्पीयर खींचे, क्या खींचे, एक स्पीयर खींचे, तो इस स्पीयर का 1 बाई जो 8th पार्ट में जितने पॉइंट होंगे, यानी इस स्पीयर का जो जितना वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम के 1 बाई 8th, क्योंकि जो टोटल पार्ट क्या बनेंगे, 8 बनेंगे, जिसमें केवल पॉजिटिव वैल्यू एक ही पार्ट की रहेगी। तो टोटल वॉल्यूम है उस वॉल्यूम का 1 बाई 8th जो भाग है वो आपके क्या रहेगा, वैल्यू को संतुष्ट करेगा। तो जो आपके ए क्यूब में दोलनों की संख्या है, अगर ए आकार का आपने दोलन लिया है और अगर आपका जो आपका क्वार्टर है वो घनाकार है, तो ए क्यूब में जो दोलन आएंगे वो 4/3 पाई 2 पाई अपॉन लैम्डा की क्यूब, यानी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, उस जो स्पीयर था उसका आयतन की बात की है आर क्यूब, और आर किस त्रिज्या की अगर बात की, रेडियस की 2 पाई अपॉन क्या था, लैम्डा वैल्यू मैंने रखी है। और 1 बाई 8th यूँ लगाया है कि एन एक्स एन वाई और एन जेड की जो वैल्यूज हैं वो केवल और केवल पॉजिटिव होनी चाहिए। बाकी अगर सातों की बात करें तो कोई ना कोई एक या दो या तीनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इस कारण से 1 बाई 8th। अब अगर यूनिट वॉल्यूम में अगर आप क्या देखें, ऑसिलेशन देखें, तो यूनिट वॉल्यूम में ए क्यूब का अगर भाग लगाऊं मैं तो ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा आपका, तो 8 पाई बाई 3 लैम्डा क्यूब, 8 पाई बाई 3 लैम्डा क्यूब। ये तो है ए क्यूब में टोटल दोलन, यानी इसमें लैम्डा का कोई चक्कर नहीं। अब लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच अगर दोलन देखें तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दें आप, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा -8 पाई बाई लैम्डा 4 और डी लैम्डा। अब एकांक आयतन में जो दोलकों की संख्या होगी वो नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या है, आपके नंबर्स हैं। तो जो नंबर होंगे वो एकांक आयतन में दोलकों की संख्या एन लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू क्या है, 8 पाई बाई लैम्डा की पावर 4 और डी लैम्डा। ये एकांक आयतन में दोलकों की संख्या है। अगर एकांक आयतन में आपके दोलकों की संख्या प्राप्त हो गई तो अगर आप प्रत्येक दोलक की संगत एनर्जी केटी बताते हैं तो यू लैम्डा डी लैम्डा, यहाँ पे ऊर्जा घनत्व लिखा है, स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व, क्योंकि एकांक आयतन की बात चल रही है। तो यहाँ पे एन लैम्डा और डी लैम्डा मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, के टी। ये मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि ये दो बातों पे बेस्ड है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन और प्रत्येक ऑसिलेशन के संगत मीन एनर्जी कितनी है। तो एन लैम्डा डी लैम्डा का मान क्या है, 8 पाई बाई लैम्डा 4 और डी लैम्डा, और यहाँ पे के टी एंड डी लैम्डा मैंने बाहर लगा। तो ये जो फॉर्मूला आया ये रिलीजेंस का रूल कहलाता है आपके, यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई बाई लैम्डा 4 और के टी। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप ये सोचें कि सर आपने स्पेक्ट्रम में जो ऊर्जा वितरण है या स्पेक्ट्रली ऊर्जा घनत्व के पदों में लगाया है, तो मैं आपको स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता के पदों में एक फॉर्मूला देता हूँ। ई लैम्डा इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, ई लैम्डा इक्वल टू सी यू लैम्डा बाई 4। ये रिलेशन है, आपको डायरेक्टली याद रखना है। ई लैम्डा इक्वल टू सी यू लैम्डा बाई 4। और अगर न्यू के पदों में चाहिए तो न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा होता है। तो डी न्यू चाहिए तो डी न्यू इक्वल टू क्या होता है, माइनस, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा आपके पास मान आ जाएगा। और ये अगर आप इस सूत्र में पुट कर देंगे तो इसकी अदर्स फॉर्म जो हैं, आप अलग अलग इसको रूपों में देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। अब ये जो नियम था ये एसफल क्यों हुआ, तो ये देखिए
यहाँ पर जब इसको किस में बदला जाता है, यू न्यू ड्यू न्यू के पदों में बदला जाता है, तो ये प्रोपोर्शनल आता है न्यू स्क्वायर के। तो जैसे जैसे आवर्ती बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आवर्ती बढ़ती जाती है, वैसे वैसे स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व का मान बढ़ता जाता है। अर्थात न्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, यू न्यू ड्यू न्यू भी बढ़ेगा। अर्थात यू न्यू ड्यू न्यू भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आप इसका मान बढ़ाएंगे तो ये मान आपका बढ़ता जाएगा। अर्थात आवर्ती अगर आप किसकी ओर अग्रसर कर रहे हैं, अगर दर्श्य प्रकाश की बात करें तो आप बैंगनी रंग की ओर अग्रसर करें तो ये नियम फैल होता जाता है। इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, पराबैंगनी विपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है, पराबैंगनी विपद। यानी स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व का मान आवर्ती बनाने पे लगातार बढ़ता है और ये किस मान की ओर अग्रसर होता है, अनंत मान की ओर अग्रसर होता है। इसे क्या कहा जाता है, पराबैंगनी विपद कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो नियम है ये केवल जो आपके हाई वेवलेंथ उसके लिए तो सही है, परंतु लो वेवलेंथ के लिए सही नहीं है। लैम्डा का मान बढ़ाने पे यू लैम्डा डी लैम्डा का मान निरंतर घटना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। और जो कुल ऊर्जा घनत्व है वो भी अगर इसका इंटीग्रेशन करें अगर आप, तो आपको क्या प्राप्त होता है, अनंत प्राप्त होता है। यू लैम्डा डी लैम्डा का अगर आप संपूर्ण क्रम का क्या निकालें, आप इसकी वैल्यूज निकालें तो वो अनंत प्राप्त होता है। क्योंकि ये आवर्ती के पदों में आपको अच्छी तरह से, अगर आवर्ती के पदों में यहाँ पे हो तो डी न्यू समानुपाती न्यू स्क्वायर के हैं। तो जैसे आप 0 से इन्फिनिटी के बीच आप न्यू स्क्वायर का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो वो मान आपको क्या देगा, इन्फिनिटी प्राप्त होगा। ओके, तो ये इसकी कुछ असफलताएं थी। तो दोबारा से 1 सेकंड के लिए आप रिवाइज कर लें इसको कि रेले जीन्स का नियम क्या है। विन का नियम ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है। रेले जीन्स का नियम दो बातों पे आधारित है कि ब्लैक बॉडी के जो एटम्स हैं, ब्लैक बॉडी के जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट होते हैं और वाइब्रेट होकर वो अप्रगामी तरंगों का निर्माण करते हैं। और मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार प्रत्येक दोलक के संगत जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ केटी एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है वो भी हाफ केटी, अर्थात जो टोटल एनर्जी होती है उसके संगत केटी होती है। तो प्लांक दोलकों की संख्या अगर आप निकाल लें तो आपको किसका मान प्राप्त हो जाएगा, स्पेक्ट्रल ऊर्जा घनत्व का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आपके पास जो फॉर्मूला आया, दोबारा से एक बार, यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई के टी, याद रखने का तरीका 8 पाई के टी लैम्डा की पावर 4 एंड डी लैम्डा। और अगर न्यू के पदों में बदलना है तो न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा से आप बदल सकते हैं। इसी फॉर्मूले को न्यू के पदों में भी बदला जा सकता है। और अगर आपको ई लैम्डा के पदों में बदलना है तो ये होता है सी यू लैम्डा बाई 4। तो ये अन्य फॉर्म्स भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रिलेजेंस का नियम दो बातों पे आधारित अप्रगामी तरंगों के निर्माण और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, यानी जो प्रत्येक जो स्वतंत्रता की कोटि होती है उसके संगत हाफ केटी होती है। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की एनर्जी में डिवाइड होगी। तो हाफ केटी गतिज ऊर्जा में, हाफ केटी स्थितिज ऊर्जा में। तो टोटल प्रत्येक दोलक के संगत जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, केटी होती है। तो प्लांक दोलकों की संख्या को जब काउंट करना हो तो संख्या को काउंट करने के लिए आप अप्रगामी तरंग और जहाँ पे आपका प्रोपगेशन कांस्टेंट के, और फिर आप ये बताएंगे कि दीवारों पे नोड्स, और दीवारों पे नोड्स बनते हैं तो के की वैल्यू होती है वो एन पाई बाई ए के मल्टीपल में आएगी, एन पाई बाई ए के मल्टीपल में आएगी, पाई बाई ए के मल्टीपल में आएगी। तो के एक्स, के वाई और के जेड के मान प्राप्त हो जाएंगे। एन एक्स, एन वाई एंड एन जेड हैं वो आपके क्या हैं, वोल नंबर है। अगर वोल नंबर हैं तो नंबर हैं और पॉजिटिव नंबर हैं तो वो संतुष्ट करेंगे। तो अगर आप 3 अक्षों से बना हुआ मान लें, 3 एक्सेस एन एक्स, एन वाई, एन जेड से मान लें, और उससे में एन स्क्वेयर यानी आपके 2 पाई अपॉन लैम्डा रेडियस का अगर स्पीयर खींचे तो इस धनात्मक मान का कोई एक ही सेट होगा जो इसके मान को रिप्रेजेंट सेटिस्फाई करेगा, यानी 8th भाग में से 1 भाग होगा वो सेटिस्फाई करेगा पॉजिटिव मान। तो ए क्यूब में दोलकों की संख्या, टोटल में दोलकों की संख्या आ जाएगी आपके पास। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताने बीच में, सॉरी भूल गया मैं आपको,
कि जो दोलकों की संख्या होती है उसमें 2 का मल्टीपल भी होता है और 1/8 का भाग भी लगता है। अब यहाँ ध्रुवण अवस्थाएं 2 मानी गई हैं, तो तरंग की ध्रुवण अवस्थाएं 2 होती हैं, इस कारण से यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई किया गया है, 2 का मल्टीप्लाई किया गया है। ओके, तो आज के लिए इतना है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा प्लांक के नियम से किसकी व्याख्या, स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या मैं आपको जरूर कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।